हेलो दोस्तों, मैं हूँ माधुरी और आज आप सब पढ़ेंगे मेरे साथ हिस्ट्री। तो हम लोग थोड़ा क्विक रिवीजन करेंगे, उसके बाद फिर एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो हम लोग पहले सिंधु घाटी सभ्यता से देखते हैं कुछ क्वेश्चन। आराम आराम से आप लोग मेरे साथ पढ़ते जाइए और एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कुछ क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। हड़प्पा सभ्यता का अब तक प्राप्त हुआ सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है। हड़प्पा स्थल लोथल से 3 युगल समाधियाँ प्राप्त हुई है। इस सभ्यता के अब तक प्राप्त स्थल कालक्रम के दृष्टिकोण से 3 भागों में बांटे जा सकते हैं। इस सभ्यता का खुदाई से प्राप्त सबसे दक्षिणी स्थल दाइमाबाद है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, 4 सभी कथन सत्य है, ऑप्शन डी। सिंधु सभ्यता के निवासी धार्मिक दृष्टिकोण से किन अवधारणाओं में विश्वास रखते थे? प्रकृतिवादी अवधारणा और व्यक्तिवादी अवधारणा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जल नियोजन पद्धति के दृष्टिकोण से निम्न में से कौन सी सभ्यता अद्वितीय थी? सिंधु घाटी की सभ्यता। कूट की सहायता से उत्तर दीजिए। देते हैं। हंटर हो जाएगा जनतंत्रात्मक, मैके हो जाएगा प्रतिनिधि शासक, पिग्गट हो जाएगा पुरोहित वर्ग और आर.एस. शर्मा वाणिक वर्ग। विद्वान और मत में दोनों में मिलान करना था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था के निम्न में से कौन मुख्य घटक थे? तो कृषि, व्यापार और पशुपालन तीनों मुख्य घटक था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। हड़प्पा स्थलों में कौन सा स्थल गुजरात से प्राप्त नहीं हुआ है? दौलतपुर गुजरात से प्राप्त नहीं हुआ है। देसलपुर, प्रभास पाटन, रंगपुर गुजरात से प्राप्त हुआ है। कौन सा स्थल सिंधु सभ्यता के परिपक्व काल का प्रतिनिधित्व नहीं करते? कूट की सहायता से सही उत्तर दीजिए। हुलास और रोजदी ये दोनों नहीं करता है, लोथल और हड़प्पा करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। किस विद्वान ने सिंधु सभ्यता पर अपना मत प्रस्तुत नहीं किया है? तो पी गाइल्स ने अपना सिंधु सभ्यता पे मत प्रस्तुत नहीं किया, ये आर्यों के ऊपर किया था। और रेकर्स भी नहीं किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा सी और डी दोनों। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल के विषय में असत्य कथन की पहचान कीजिए। लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है, सही। भारत का सर्वाधिक प्राचीन बंदरगाह था, सही। यहाँ से बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं, सही है, मिला है। ऊँट के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं, गलत। ऊँट का साक्ष्य नहीं मिला है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सिंधु घाटी की सभ्यता के समाज के विषय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं कूट की सहायता से सही उत्तर दीजिए। सभ्यता के निवासी शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों थे, सही। सभ्यता निवासी मनोरंजन के साधन के रूप में शतरंज खेलते थे, सही। मृत्यु के पश्चात अंतिम संस्कार की एक प्रथा अर्ध समाधिकरण भी थी, सही। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 1, 2, 3 तीनों सत्य है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि के संबंध में दिए गए कथनों में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। यह लिपि प्रतीकात्मक थी, सही। लिपि पूर्ण रूप से देसी नहीं थी, देसी ही थी, तो ये हो जाएगा असत्य है, तो यही सही हो जाएगा। लिपि में मछली के प्रतीक का प्रयोग सबसे अधिक बार किया गया है, सही। स्थल धौलावीरा से हमें एक 10 प्रतीकों वाला अभिलेख प्राप्त हुआ है, सही। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि असत्य बोला था ढूंढने के लिए, तो ऑप्शन बी ही असत्य है। किस विद्वान ने सिंधु सभ्यता पर जनतंत्रात्मक शासन व्यवस्था होने की अवधारणा प्रस्तुत की है? हंटर ने। असत्य कथन को चुनिए। गन्ने की फसल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, नहीं प्राप्त हुआ है, यही असत्य है। अब देख लेते हैं सत्य कौन कौन सा। हड़प्पा सभ्यता के निवासियों ने ही संसार में पहली बार कपास का उत्पादन किया था, सही है। मुख्य रूप से निवासी 9 प्रकार की फसलों को उगाते थे, ये भी सही है। रोजदी स्थल से नील उत्पादन के साक्ष्य प्राप्त हुए, ये भी सही है। गन्ना नहीं मिला है, ये गलत है, इसीलिए ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। सिंधु सभ्यता का बाह्य व्यापार किस सभ्यता के साथ नहीं होता था?
तुर्की के साथ नहीं होता था, मेसोपोटामिया, मिस्र और ईरान के साथ होता था। सिंधु सभ्यता के विषय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं कूट की सहायता से सही उत्तर दीजिए। सभ्यता से योनि एवं लिंग की पूजा के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, सही। लक्ष्मी देवी की आकृति मुहरों पर उकेरी गई थी, गलत। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 सही व 2 गलत। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। किस हड़प्पा स्थल से उत्खनन में एक स्तूप मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है। सिंधु सभ्यता से प्राप्त मृद भांडों के विषय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। मुख्यतः मृद भांडों के 2 प्रकार प्राप्त हुए हैं, सही। रंगीन मृद भांड लाल एवं हरे रंग के होते थे, गलत। लाल और काला होता था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल 1 सही है। स्थलों में किस भारतीय हड़प्पा स्थलों को यूनेस्को की सूची में सम्मिलित किया गया है? धौलावीरा को। किसकी उपासना का साक्ष्य हमें सिंधु सभ्यता से प्राप्त नहीं होता है? शिव का। सिंधु सभ्यता से प्राप्त मुहरों के विषय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सिंधु सभ्यता से प्राप्त सीलों में से सर्वाधिक आयताकार मिली है, गलत। सामान्यतः प्राप्त मुहरों पर लिपि का भी अंकन मिलता है, सही। सिंधु सभ्यता की मुहरें मेसोपोटामिया से भी प्राप्त हुई है, सही। सबसे अधिक मुहरें हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, सही। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2, 3, 4 सही है। कौन सी एक विशेषता सिंधु सभ्यता की नहीं है? व्यापार प्रधान सभ्यता, ये नहीं है। कांस्ययुगीन सभ्यता थी, नगर युक्त सभ्यता था, कृषि प्रधान सभ्यता था, ये सब सत्य है और सी नहीं है। किस हड़प्पा स्थल से बटन के आकार की मुहर प्राप्त हुई है? लोथल। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कूट की सहायता से सही उत्तर दीजिए। सबसे अधिक कंकाल मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं, सही। सिंधु सभ्यता के निर्माताओं के निर्धारण का मुख्य स्रोत मानव कंकालों की प्राप्ति है, सही। ऑप्शन ए हो जाएगा सही, 1 और 2 दोनों सही है। कंकालों के परीक्षण से सिंधु सभ्यता के निम्न में से कितनी प्रजातियां निवास करती थी? कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। भूमध्य सागरीय, प्रोटोस्टेलॉयड और अल्पाइन मंगोलायड चारों करता था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण है? ये देवी देवताओं दोनों की पूजा करते थे, सही। यही सही है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। सबसे उन्नत जल व्यवस्था के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? धौलावीरा से। हड़प्पा सभ्यता वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि कृषि मुख्य व्यवसाय था, इसलिए। वर्तमान समय में भी हम सिंधु सभ्यता की कौन सी विशेषताओं को अपना रहे हैं? कूट की सहायता से सही उत्तर दीजिए। नगरीकरण, पक्की ईंटों का प्रयोग, प्रकृतिवादी अवधारणा, ये तीनों अपना रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लिपि तो नहीं अपना रहे हैं। कौन हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है? B.A. स्मिथ नहीं है संबंधित, बनर्जी और K.N. दीक्षित और वत्स तीनों संबंधित है। सुमेलित करने के लिए बोल रहा है तो करते हैं हम लोग। हड़प्पा का हो जाएगा खोजकर्ता दयाराम साहनी, मोहनजोदड़ो का R.D. बनर्जी, रोपड़ का Y.D. शर्मा, कालीबंगा का A. घोष। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। भारत से प्राप्त सैंधव स्थलों में कौन सबसे बड़ा है? राखीगढ़ी, जो कि हरियाणा के हिसार में स्थित है। निम्न में से गलत युग्म को पहचानिए। मांडी और रावी, ये गलत है। रोपड़ सतलज सही है, लोथर भोगवा सही है, रंगपुर मादर सही है। तो गलत युग्म हो गया, ऑप्शन डी हो जाएगा ये आंसर। सैंधव स्थल सूरकोटदा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कूट की सहायता से सही उत्तर दीजिए। यहाँ से घोड़े की अस्थियां प्राप्त हुई है, सही। यह एक प्राचीर युक्त नगर था, सही। यह गुजरात में एक बंदरगाह स्थल था, सही। इसकी खोज 1964 में जगपति जोशी ने की थी, ये भी सही। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 1, 2, 3 व 4।
सिंधु सभ्यता के किस स्थल से हवन कुंड प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा से 7 हवन कुंड प्राप्त हुए हैं। सिंधु सभ्यता के स्थल हड़प्पा में निम्न में से कौन सा अवशेष प्राप्त नहीं हुआ है? ईंटों के आयताकार चबूतरे, ईंटों के वर्गाकार चबूतरे प्राप्त हुए हैं। सिंधु स्थल मोहनजोदड़ो के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। यहाँ से सूती कपड़ा प्राप्त हुआ है, सही। एक महाविद्यालय भवन प्राप्त हुआ है, सही। मुद्रा पर अंकित मात्र देवी की मूर्ति मिली है, सही। गले हुए तांबे का ढेर प्राप्त हुआ है, सही। 1, 2, 3, 4 सभी सत्य हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सिंधु सभ्यता के धार्मिक विश्वास किस अवधारणा पर आधारित थी? इहलौकिक एवं परालौकिक दोनों पे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सिंधु सभ्यता के पतन के संबंध में निम्न को सुमेलित कीजिए एवं कूट की सहायता से सही उत्तर दीजिए। तो हो जाएगा व्हीलर आर्यों का आक्रमण, जॉन मार्शल बाढ़, R.L. स्टाइन जलवायु परिवर्तन और रैंकर्स भूकंप। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। किस सैंधव स्थल से 2 चांदी के मुकुट प्राप्त हुए हैं? कुणाल से। विचार कीजिए एवं कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सिंधु समाज में उपासना के समय पशु बलि का प्रचलन था, गलत। पशु बलि के साक्ष्य मोहनजोदड़ो एवं कालीबंगा से प्राप्त मुहरों से मिले हैं, सही। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 गलत हुआ 2 सही। सिंधु सभ्यता निम्न में से किन नदियों के किनारे बसी थी? सिंधु, रावी और चेनाब के किनारे, गंगा के किनारे आर्य सभ्यता बसा हुआ था, सिंधु नहीं। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब हम लोग देखेंगे थोड़ा सा इसका क्विक रिवीजन। सिंधु घाटी की सभ्यता से क्विक रिवीजन देखते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता 2500 BC से 1750 BC तक का था। इसका खोज हुआ था। अब हम लोग किस किस डायमेंशन में देखेंगे? खोजकर्ता देखेंगे, काल विभाजन देखेंगे, संस्थापक देखेंगे, नामकरण कैसे हुआ था ये देखेंगे, इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है ये देखेंगे, समकालीन सभ्यताएं और कौन कौन थी। कहने का अर्थ है कि सिंधु घाटी सभ्यता के साथ साथ और पूरा विश्व में कौन कौन सा सभ्यता चल रहा था। सिंधु घाटी की सभ्यता देखेंगे। सबसे पहले इसमें सामाजिक व्यवस्था कैसा था, राजनीतिक व्यवस्था कैसा था, आर्थिक व्यवस्था क्या था इसमें, धार्मिक व्यवस्था किस तरह का था, हम लोग ये सब कुछ देखेंगे। सिंधु घाटी की सभ्यता का तकनीकी विकास क्या था, नगर योजना क्या था, मुख्य स्थल कौन कौन सा था, पतन के क्या क्या कारण थे ये भी देखेंगे। खोजकर्ता देखेंगे कौन कौन खोजा था। चार्ल्स मैनसन हड़प्पा टीले के विषय में सबसे पहले कौन बताया था? 1826 में चार्ल्स मैनसन ने बताया था। कनिंघम ने भी ढूंढा था। बर्टन बंधु जो था सभ्यता के साक्ष्य को ढूंढा था। दयाराम साहनी जॉन मार्शल के निर्देशन में हड़प्पा का खुदाई करवाए थे। और मोहनजोदड़ो के बारे में देखते हैं। मोहनजोदड़ो को कौन खोजा था? 1922 में राखलदास बनर्जी ने। और मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। विरासत स्थल घोषित किया गया था यूनेस्को द्वारा 1980 में। अर्थ क्या है इसका? मोहनजोदड़ो का अर्थ है इसका मृतकों का टीला। अब हम लोग काल विभाजन देखेंगे। सिंधु सभ्यता को 3 चरणों में विभाजित किया गया है। पूर्व हड़प्पा काल और उत्तर हड़प्पा काल। पूर्व हड़प्पा काल 3500 से 2500 BC तक रहेगा और हड़प्पा काल जो है 2500 से 1750 BC तक रहेगा और उत्तर हड़प्पा काल 1750 से 1200 BC तक रहेगा। अब हम लोग सबसे पहले पूर्व हड़प्पा स्थल के बारे में देखेंगे। पूर्व हड़प्पा स्थल में आता है बनावली, राखीगढ़ी और कालीबंगा। हड़प्पा स्थल में कौन कौन आता है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल। ये देखिए दोस्तों, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये सब देखिए कैसे कैसे खुदाई करके कितना सब कुछ निकला था। उत्तर हड़प्पा स्थल में कौन कौन था? रंगपुर, रोजदी जो कि दोनों गुजरात में है, भगवानपुर है, आलमगीरपुर और हुलास, ये सब जो जगह है ये उत्तर हड़प्पा स्थल में संबंधित है। सर्वाधिक मान्यता काल इसका कौन सा है? 2500 BC से 1750 BC।
ऐसा माना जाता है कि इस सभ्यता में 4 प्रजातियां थी। हम लोग देखे थे अभी एमसीक्यू में, भूमध्य सागरीय, ऑस्ट्रेलोइड, मंगोलोइड और अल्पाइन। अधिकतर इतिहासकार का मानना है कि इस सभ्यता के संस्थापक द्रविड़ थे। नामकरण इसका कैसे हुआ? 3 नाम पड़ा है इसका, सिंधु घाटी की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता और मेलुहा मेसोपोटामिया का सभ्यता। 3 समकालीन सभ्यता था। इसके साथ साथ जब सिंधु घाटी सभ्यता चल रहा था, इसके साथ साथ 3 सभ्यता और चल रहा था। मेसोपोटामिया इराक में प्राचीनतम सभ्यता ये भी है, मिस्र और चीन की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता, ये 3 सभ्यता साथ साथ चल रहा था। तो इसका देखेंगे एक्सपेंशन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, विस्तार देखते हैं इसका कहाँ कहाँ था। भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान 3 देशों में सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार था। ये देखिए दोस्तों, भारत है, पाकिस्तान है और अफगानिस्तान है, तीनों में टच किया हुआ है। अब देखते हैं भारत से सबसे महत्वपूर्ण स्थल कौन कौन है, कहाँ कहाँ था। जम्मू कश्मीर से मांडा मिला है, पंजाब से रोपड़ मिला है, हरियाणा से राखी गढ़ी और बनावली मिला है, राजस्थान में कालीबंगा और हुलास, यूपी में आलमगीरपुर, गुजरात से सबसे ज़्यादा स्थल मिला है लोथर, सूरकोतड़ा, धौलावीरा, रंगपुर और देसलपुर, और महाराष्ट्र से मिला है दायमाबाद। और देखते हैं पाकिस्तान से क्या क्या मिला है। हड़प्पा में कौन कौन सा आता है, पंजाब, मांटगोमरी और रावी। मोहनजोदड़ो जो है सिंध, मोहनजोदड़ो, चनहुद्रो और कोट दजीजी और आमरी। सिंध से मिला है कोट दजीजी और आमरी, और सिंध लड़काना और सिंध से मोहनजोदड़ो और चनहुद्रो दोनों मिला हुआ है। अफगानिस्तान में क्या क्या है, मुंडी गाक और सोर्तगई। कुल क्षेत्रफल 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था सिंधु घाटी सभ्यता, और आकार था जो इसका त्रिभुजाकार है। देखिए जैसा कि यहाँ दिखाया जा रहा है मैप में। सबसे नवीनतम स्थल जो ढूंढा गया है सिनौली है, बागपत में अभी ढूंढा गया है। इसका विस्तार देखते हैं हम लोग। विस्तार जो है इसका, उत्तर में मांडा है चेनाब नदी के किनारे, और दक्षिण में परवार नदी के किनारे दायमाबाद है, और पूरब में आलमगीरपुर है हिंडन नदी के किनारे, और पश्चिम में है दास्क नदी के किनारे सूतकांगेडोर। तो हम लोग देख लिए उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम में इसका विस्तार कहाँ कहाँ है। अब हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता का सामाजिक व्यवस्था देखेंगे। सामाजिक व्यवस्था में वहाँ कैसा था, समाज का वर्गीकरण, मात्र सत्तात्मक समाज था, महिलाओं की स्थिति कैसी थी, उच्च नगरीय जीवन कैसा था, वर्गीकरण कैसा था। इसका जो समाज था 6 वर्गों में विभाजित था। व्यापार था, किसान था, कुम्हार था, आदिवासी वर्ग था, और भी था इसका। मनोरंजन के साधन क्या क्या थे, पुरुषों की स्थिति कैसी थी, महिलाओं की स्थिति कैसी थी, लिपि कैसा था, पहनावा कैसा था, खान पान कैसा था, रीति रिवाज कैसा था। और लिपि जो था भाव चित्रात्मक था, जो दाईं से बाईं तरफ लिखा जाता था, और लिपि इसका ऐसा था अपठित था, हम लोग बस समझे भी नहीं पाए उसमें क्या लिखा था क्या नहीं, और उस पर विदेशी प्रभाव था कि नहीं था, अभिलेख क्या था। सामाजिक व्यवस्था देखते हैं। वस्त्र कैसा था, वहाँ पे ऊनी और सूती वस्त्र पहने जाते थे। मनोरंजन के साधन भी थे। अंतिम संस्कार के प्रकार क्या थे। समाज का वर्गीकरण 6 वर्गों में विभाजित था। पुरोहित वर्ग, योद्धा वर्ग, व्यापारी वर्ग, किसान वर्ग, कुम्हार वर्ग और श्रमिक वर्ग। मनोरंजन के साधन क्या थे, जुआ खेलना, शतरंज खेलना। शतरंज भारत में ही आविष्कार हुआ, ये कहीं और नहीं खेला जाता था। नृत्य करना, शिकार खेलना, पशुओं की लड़ाई करवाना, ये सब सिंधु घाटी सभ्यता का मनोरंजन का साधन था। और अभी क्या होता है मनोरंजन का साधन, सबका जो करना है सब मोबाइल में करो। अंतिम संस्कार के प्रकार 3 प्रकार थे, पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण और शवों को जलाना। लिपि इसका कैसा था, भाव चित्रात्मक। 250 से 400 प्रतीक मिले, दाएं से बाएं लिखे जाते थे, और ये अपठनीय है। देखिए लिपि लिखा हुआ है, पढ़िए, कुछ समझ में आ रहा है क्या लिखा हुआ है क्या नहीं।
लिपि कैसा था, मौलिक लिपि था। सर्वाधिक प्रयोग प्रतीक जो था मछली था, सबसे ज़्यादा प्रयोग किया गया था लिपि में। धौलावीरा का अभिलेख में है 10 प्रतीक मिला है। राजनीतिक व्यवस्था जो है, इतिहासकार हम लोग देखते हैं राजनीतिक व्यवस्था वहाँ का कैसा था। इतिहासकार कहते हैं केंद्रीय सत्ता थी, स्पष्ट साक्ष्य नहीं है। अधिकतर इतिहासकार कहते हैं पुरोहित शासक थे वहाँ के। पिगट कहता है 2 राजधानियाँ हुआ करती थी। इतिहासकारों के सिद्धांत क्या क्या है। डीडी कोसंबी और पिगट कहते हैं पुरोहित वर्ग हुआ करता था। रामशरण शर्मा बोलते हैं व्यापारी वर्ग था। मैके बोलते हैं प्रतिनिधि शासक था। हंटर कहता है जनतंत्रात्मक शासक था। ये सब इतिहासकार का अपना अपना मत है कि जो जैसे अध्ययन किया वैसे वैसे वो बताता है। आर्थिक व्यवस्था क्या है, मुख्य व्यवसाय था कृषि, मतलब उसका सबसे प्रमुख व्यवसाय क्या था, तो वहाँ के ज़्यादा लोग जो हैं कृषि करते थे। और द्वितीयक व्यापार था और उपजाऊ भूमि थी। मुख्य फसलें क्या क्या था सिंधु घाटी सभ्यता का, जौ, चावल, गेहूँ, कपास, तरबूज, नील, सरसों और ज्वार। अर्थव्यवस्था वहाँ की कैसी किस पे आधारित था, कृषि, व्यापार और पशुपालन पे। अब व्यापार 2 तरह का होता था, बाह्य व्यापार और आंतरिक व्यापार। आंतरिक व्यापार मतलब अपने ही देश में इधर से उधर जो होता है उसको आंतरिक व्यापार करते हैं, और बाह्य व्यापार जो देश से बाहर से होता था। अर्थव्यवस्था में क्या था, कपास उत्पादन होता था, वस्तु विनिमय प्रणाली था, प्रिय पशु था वहाँ का कुबर वाला बैल, और नगरीय सभ्यता थी। अर्थव्यवस्था कांस्ययुगीन अर्थव्यवस्था थी। ज्ञात नहीं है गन्ना है या नहीं, गन्ना नहीं है, गन्ना का वहाँ कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। और जो प्राप्त मिला है, जो प्राप्त हुआ है अर्थव्यवस्था का जो साक्ष्य मिला है, नील और रोजदी का बांध और सिंचाई धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। अब हम लोग व्यापार देखते हैं। बाह्य व्यापार कहाँ कहाँ कौन कौन देश के साथ होता था, अफगानिस्तान, ईरान और इराक। आंतरिक व्यापार किसके किसके साथ होता था, राजस्थान, गुजरात, दक्षिण भारत, बलूचिस्तान और सिंध। व्यापार में क्या क्या है, निर्यात, नील, सीसा, कपास, ऊन और बर्तन निर्यात किया जाता था। और आयात क्या क्या किया जाता था, टीन अफगानिस्तान और ईरान से, तांबा राजस्थान से, चांदी ईरान और अफगानिस्तान से, सीसा ईरान और अफगानिस्तान से, सोना अफगानिस्तान और दक्षिण भारत से, लाजवर्द इराक से। 2 व्यापार केंद्र थे, सिंधु सभ्यता और मेसोपोटामिया। सिंधु सभ्यता में दिलमुन और बहरीन था, और मकराना से बलूचिस्तान से होता था। पशुपालन में क्या क्या था, ये लोग कौन कौन से पशु पालते थे, ऊँट, सूअर, भैंस, बिल्ली, भेड़, हाथी, कुबर वाला बैल। और परिचित क्या थे ये लोग, क्या चीज़ को नहीं जानते थे, घोड़ा और शेर को नहीं जानते थे। साक्ष्य मिला था कहाँ से, सुलोथर और सुरकोटदा से। एक सींग वाला गेंडा भी मिला था। और धर्म कैसा था ये लोग का, व्यक्तिवादी व प्रकृतिवादी अवधारणा रखते थे धर्म के रूप में। मंदिर नहीं मिले हैं कहीं भी। मूर्ति पूजा सर्वप्रथम साक्ष्य मिला है वहाँ से। स्वास्तिक चिन्ह भी मिला है। मुख्य देवी मातृ देवी की मूर्ति भी मिली है। ये देखिए पशुपति शिव, यहाँ शिव जी बने हुए हैं बीच में, ध्यान से देखिए। और पशुपति शिव के 2 सींग भी बने हुए हैं। और कुबर वाला बैल भी मिला था, ध्यान से देखिए दोस्तों, कुबर निकला हुआ है उसका। मातृ देवी यही है, इन्हीं का पूजा किया जाता था। और ये देखिए स्वास्तिक चिन्ह बना हुआ है। पूजा क्या क्या करते थे, पीपल का पेड़ का, मातृ देवी का, कुबर वाला बैल का, शिवलिंग का, पशुपति शिव का, लिंग और योनि का, इन सब चीज़ों का पूजा किया जाता था। पशुपति शिव की मूर्ति प्राप्त हुआ कहाँ से, मोहनजोदड़ो से। किस मुद्रा में मिले हैं, योगी की मुद्रा में। आद्य शिव हैं, निम्न सिंहासन पर बैठे हैं, 3 सींग वाले हैं। बाएं तरफ गेंडा और भैंसा है, दाएं तरफ हाथी और बाघ था। पैरों के पास 2 हिरन थे। ये देखिए दोस्तों, बाघ, हाथी, गेंडा सब दिख रहा है ना। नगर योजन देखिए, इसका नगर नियोजन कितने अच्छे से सब तरीके से बनाया गया है, बिल्कुल एक तरह से स्मार्ट सिटी टाइप। नगर योजना देखते हैं हम लोग। 4 दीवारी से घिरे नगर थे।
नगर विभाजन 2 भाग में हुए थे। सड़कें भी थे 2 भाग में, कौन कौन से, उच्च पश्चिम और निम्न पूरब। नगर योजना जो है मकानों का आकार, पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ था, व्यवस्थित योजना थी, जल निकासी व्यवस्था बहुत ही अच्छा था हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में। दरवाजे थे सबके पीछे की ओर खुलते थे मेन दरवाजे। कालीबंगा से मिला है कच्ची ईंट का बना हुआ घर, और इसका ईंट का जो अनुपात था 4:2:1 में मिला है। मृदभांड पर वृक्ष, वृत्त और मनुष्य की आकृतियां थी। 2 प्रकार का था, साधारण लाल रंग और रंगीन काला लाल रंग का मिला था मृदभांड। ये देखिए दोस्तों, सब खुदाई करके इसको इतना बढ़िया से निकाल निकाल के सब म्यूजियम में रखा है। काला और लाल रंग का प्रयोग किया हुआ है ना। मिट्टी के बने हुए बर्तन को ही मृदभांड कहा जाता था। ठीक है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी, धातु कला का ज्ञान था वो लोगों को, माप तौल प्रणाली भी जानते थे वो लोग, गणित भी जानते थे, स्मारकों का निर्माण भी करते थे। पशुओं की लड़ाई, इसमें कोई लेना देना नहीं है विज्ञान और प्रौद्योगिकी से। पक्की ईंटों का प्रयोग करते थे, मृद मूर्तियाँ बनाते थे, मृदभांड बनाते थे, शिले का निर्माण किए, मन का काराजन करवाया गया था। मृद मूर्तियाँ देखिए, पक्की मिट्टी से बनी मूर्ति को ही मृद मूर्तियाँ कहते थे। टेराकोटा खिलौने व देवी देवता बना हुआ था, नर व नारी दोनों बने थे, कुत्ते, भेड़, बैल, गाय, बंदर सब कुछ बनाया जाता था। सर्वोत्तम कला शिले मुहरे मिले थे, 2000 शिले मिली है। 500 सिर्फ सबसे ज़्यादा शिले जो मिला है मोहनजोदड़ो से मिला है। मुहरों पर आकृति थी एक सींग वाला बैल, हाथी, चीता, बकरी और बैल का। ये देखिए दोस्तों, ये सब सील का चित्रकारी है। शिले जो निर्माण होता था सेल, खड़ी और तांबा से, मिला कहाँ से, लोथर एवं रंगपुर से। आकार इसका होता था बेलनाकार, वर्गाकार, वर्ताकार और आयताकार। मुख्य शिले कौन कौन से थे, देवी व देवता की आकृति वाली जो लिपि पे थे, पशुपति शिव की मूर्ति। सर्वाधिक प्रचलित जो है वो वर्गाकार शिले है, मेसोपोटामिया से मिला था। आकार 2 सेंटीमीटर से 2.5 सेंटीमीटर तक था। सिंधु घाटी की सभ्यता स्थलों का उत्खनन देखते हैं। चनूदरों का उत्खनन करवाए थे 1931 में मजूमदार साहब। रोपर का उत्खनन करवाए थे पंजाब में 1953 में यज्ञदत्त शर्मा। कालीबंगा का उत्खनन राजस्थान से हुआ था 1953 में, एक घोष करवाए थे। लोथर जो है गुजरात में करवाया गया था SR राव के द्वारा। और धौलावीरा जो है गुजरात से मिला था, उत्खनन करता थे इसके RS बिष्ट। मोहनजोदड़ो के खोज करता थे राखलदास बनर्जी 1922 में। और सबसे बड़ा स्थल है ये सिंधु घाटी सभ्यता का, विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था यूनेस्को द्वारा 1980 में। अर्थ था इसका मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। सभ्यता के निर्माता 4 प्रमुख सिद्धांत है। डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप आर्य बोलते हैं, ये आर्यों का दिया हुआ है। गॉर्डन चाइल्ड बोलते हैं सुमेरियन सभ्यता है। राखलदास बनर्जी बोलते हैं द्रविड़ सभ्यता है। मार्टिमर व्हीलर बोलते हैं 10 युग दास सभ्यता है। और ये जो है सिंधु घाटी सभ्यता, इसका पतन का क्या क्या कारण है देखते हैं हम लोग। बाह्य आक्रमण, व्हीलर, पिगट, गार्डन और चाइल्ड जो है ये कहते हैं इनका जो मतलब पतन हुआ उसका मुख्य कारण है बाह्य आक्रमण। कैनेडी कहता है वहाँ महामारी फैल गया था इसीलिए सब खत्म हो गया। RL अस्टीन और AN घोष कहते हैं जलवायु परिवर्तन के कारण सब कुछ ऐसा हुआ। और रेकर्स जो है वो कहता है भूकंप के कारण सब कुछ खत्म हो गया। जॉन मार्शल LR राव बोलता है बाढ़ के कारण ये सब हुआ। और IIT खड़गपुर कहता है बहुत दिन तक सूखा पड़ने के कारण वहाँ सब कुछ खत्म हो गया।
सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य विशेषता क्या क्या है देखते हैं हम लोग। नगरीय सभ्यता थी, कांस्ययुगीन सभ्यता था, मात्र शतात्मक समाज था, व्यवस्थित नगर योजना थी, व्यवस्थित कृषि एवं व्यापार था, आंतरिक एवं बाह्य व्यापार था, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी थी, अद्वितीय सभ्यता था। हम लोग देख लिए पूरा। अब हम लोग देखते हैं वैदिक काल के बारे में। पूरा हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता का रिवीजन कर लिया, अब वैदिक काल का रिवीजन करते हैं। सिंधु घाटी जो सभ्यता है वो तो हम लोग देखे सिंधु नदी के किनारे ज़्यादा था, और ये वैदिक पीरियड जो है ये गंगा और यमुना नदी के किनारे था ज़्यादा। वैदिक सभ्यता 1500 BC से 600 BC तक में था। भारत में आर्यों का आगमन 1500 BC के लगभग हुआ, जो वैदिक काल के आरंभ को इंगित करता है। वैदिक सभ्यता को दो भागों में विभाजित किया जाता है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 BC तक था और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 BC तक था। सिंधु घाटी सभ्यता एवं वैदिक सभ्यता में अंतर देखते हैं हम लोग, बहुत पूछता है क्वेश्चन से। सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य व्यवसाय था कृषि और वैदिक सभ्यता का मुख्य व्यवसाय था पशुपालन। सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार था द्वितीयक व्यवसाय, और इसमें था द्वितीयक व्यवसाय वैदिक सभ्यता में कृषि। सिंधु घाटी सभ्यता था नगरीय, वैदिक सभ्यता था ग्रामीण। और सिंधु घाटी सभ्यता का लिपि था भाव चित्रात्मक और पठनीय, मतलब इसको नहीं पढ़ा गया था। और वैदिक सभ्यता का था लिपि देवनागरी और पठनीय, इसको हम लोग पढ़ सकते थे। सिंधु घाटी सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता था। वैदिक सभ्यता लौह युग की शुरुआत माना जाता है। प्रिय पशु कुंवर वाला बैल था सिंधु घाटी में, और वैदिक सभ्यता में प्रिय पशु गाय था। अन्य सभ्यताओं से संबंध रखता था सिंधु घाटी मेसोपोटामिया, मिस्र और ईरान और चीन से। और वैदिक सभ्यता से संबंध का कोई साक्ष्य मिला नहीं है अन्य देशों से संबंध का। और सिंधु घाटी सभ्यता था मात्र सत्तात्मक समाज, और वैदिक सभ्यता जो था पितृसत्तात्मक समाज था। अब हम लोग देखते हैं ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 BC तक। संस्थापक जो है इसका आर्य था। आर्य श्रेष्ठ व्यक्ति या उच्च कुल के जन्मा व्यक्ति को कहा जाता था। आर्य किसे कहा जाता था? श्रेष्ठ व्यक्ति या जो उच्च कुल में जन्मा हुआ व्यक्ति हो। आरंभिक जानकारी हमें वेदों से प्राप्त होता है ऋग्वैदिक काल का। आर्य शब्द ऋग्वेद में 176 बार आया हुआ है। आरंभिक जानकारी हमें वेदों से प्राप्त है। वेदों की संख्या 4 है। वेदों की संख्या 4 है। कौन कौन सा? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सबसे बड़ा एवं पुराना 10 मंडल। तीसरा गायत्री मंडल वर्ण विभाजन 1028 सूक्त है। 10वें मंडल में गायत्री मंडल का है दिया हुआ। और सामवेद को कहते हैं संगीत का जनक। और यजुर्वेद से मिलता है यज्ञों की विधियाँ। और अथर्ववेद में दिया हुआ है तंत्र मंत्र एवं औषधियों का ज्ञान। ये देखिए दोस्तों, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान। वेदों को सर्वप्रथम महर्षि कृष्णदेव द्वैपायन के द्वारा लिपिबद्ध किया गया था, मतलब सबसे पहले देवपायन के द्वारा लिखा गया था। भारतीय चिकित्सा विज्ञान को आयुर्वेद कहा जाता है। इनका उद्भव अथर्ववेद से हुआ है। वैदिक साहित्य कौन कौन सा है? वेद, उपवेद, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, महाकाव्य, अरण्यक, वेदांग, पुराण, ये सब आते हैं वैदिक साहित्य में। वेद जो है 4 प्रकार के हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। और जो वेद के जो उपवेद हैं, ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है, सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद है, और यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद युद्ध कला स्थापत्य है, और अथर्ववेद का उपवेद शिल्प वेद है। ब्राह्मण यज्ञ अनुष्ठान आदि की व्याख्या वेद में क्या क्या है? वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है क्या क्या है? ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है ऐत्रेय और कौशितकी। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है तांड्या एवं जैमिनिया। यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है तैत्तिरीय और शतपथ। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ। अरण्यक जो है, अरण्यक वास्तविक अर्थ है इसका जंगल। रहस्यवाद, जन्म, मृत्यु एवं पुरोहित दर्शन का वर्णन किया हुआ है इसमें, अरण्यक में। अब हम लोग देखते हैं उपनिषद।
उपनिषद का क्या अर्थ है? उपनिषद अर्थ समीप है इसका बैठना। उपनिषद में मतलब ब्रह्म विद्या प्राप्त करने हेतु गुरु के पास बैठना। कोई भी विद्या ग्रहण करना तो बस सुन के, देख के, समझ के, उसमें लिखवाते कुछ नहीं थे। दार्शनिक एवं आध्यात्मिक ज्ञान पर आधारित था ये उपनिषद। वेदांत भी कहा जाता है इसे। कुल संख्या उपनिषदों की है 108। प्रमुख उपनिषद कौन कौन सा है? ऐतरेय उपनिषद जो ऋग्वेद का जानकारी देता है। सामवेद का जानकारी छांदोग्य उपनिषद में है। यजुर्वेद का जानकारी तैत्तिरीय बृहदारण्यक कठोपनिषद का है। अथर्ववेद का जानकारी प्रश्नोपनिषद मुंडकों और मांडुक्यों में दिया जाता है। ये जो है ऐतरेय, छांदोग्य, तैत्तिरीय, प्रश्नोपनिषद, ये सब प्रमुख उपनिषद है। महाकाव्य, 2 महाकाव्य है। रामायण और रामायण जो कि वाल्मीकि ने लिखा था, और महाभारत जो वेद व्यास ने लिखा था। वेदांग, वेदों के अर्थ को अच्छी तरह समझने में वेदांग सहायक है। यह कम शब्दों में अधिक तथ्य रखने का प्रयास करता है। वेदांग 600 ईसा पूर्व के बाद का काल सूत्रकाल कहा जाता है। 6 वेदांग है: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। आर्यों के मूल निवास के सिद्धांत जो है तिलक आर्कटिक क्षेत्र से आए हैं, ऐसा बोलते हैं। दयानंद सरस्वती कहते हैं ये तिब्बत क्षेत्र से आए थे। अविनाश चंद्र दास जो कहते हैं कि आर्य आए थे सप्त सैंधव प्रदेश से। मैक्स मूलर कहता है ये मध्य एशिया से आए थे। प्रोपेनका कहते हैं जर्मनी के मैदान से आए थे। विलियम जोन्स कहते हैं यूरोप से आए थे आर्य। पी गाइल्स कहते हैं हंगरी से आए थे आर्य। आर्यों के मूल निवास संबंधी सिद्धांतों में सर्वाधिक मान्यता सिद्धांत मैक्स मूलर का मध्य एशिया है, क्योंकि प्रसिद्ध बोगज कोई शिलालेख 1400 ईसा पूर्व के आसपास मगध एशिया के से पाया गया था। यह अभिलेख हमें वैदिक देवताओं की जानकारी देता है। इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य। इस अभिलेख से यही सिद्ध होता है कि आर्य मध्य एशिया से आए थे। मानव कंकाल तंत्र इसका दूसरा साक्ष्य है। अब देखते हैं हम लोग आर्यों का विस्तार, एक्सपेंशन ऑफ आर्यंस। सबसे पहले वो लोग मध्य एशिया से आए थे। मध्य एशिया से अफगानिस्तान आए, अफगानिस्तान से पंजाब पहुँचे, पंजाब से हरियाणा पहुँचे, हरियाणा से दिल्ली आए, दिल्ली से पश्चिम उत्तर प्रदेश पहुँचे, पश्चिम उत्तर प्रदेश से पूर्वी उत्तर प्रदेश पहुँचे, पूर्वी उत्तर प्रदेश से बिहार पहुँच गए मगध तक। तीव्र गति से आर्यों के विस्तार का कारण क्या है? घोड़ों द्वारा रथों को खींचना, हथियारों का लौह का बनाना, युद्ध में कवच का प्रयोग करना, राष्ट्र के प्रति समर्पण करना। भौगोलिक स्थिति देखते हैं। ऋग्वेद के अनुसार आर्यों को सप्त सैंधव प्रदेशों की जानकारी थी। सिंधु नदी ऋग्वेद में सबसे अधिक बार उल्लेखित है। दूसरी महत्वपूर्ण नदी सरस्वती है। सरस्वती को नदीतमा कहा जाता था, सबसे पवित्र नदी कहा जाता था। ऋग्वेद में गंगा नदी केवल 1 बार व यमुना नदी 3 बार उल्लेखित है। सरस्वती नदी को हरियाणा एवं राजस्थान में हाकड़ा घग्गर के नाम से चिन्हांकित किया गया है। ऋग्वेद में कुल 21 नदियों का वर्णन है। सप्त सैंधव प्रदेश, 1 सिंधु और 1 सरस्वती और 5 सहायक: झेलम, बितस्ता, चेनाब, अस्कनी, सतलज, सतुद्री, रावी, परुशनी, ब्यास, बिपाशा, सिंधु, सिंध, घग्गर, दृशदाती। 7 सैंधव हो गया। पर्वतमाला, हिमालय एवं अरावली पर्वतों से परिचित थे ये लोग। मरुस्थल से भी परिचित थे। मरुस्थल को वो लोग धन्व कहा जाता था। मरुस्थल को जो आ रहे हैं वो धन्व कहते थे। ऋग्वेद में 2 पर्वत चोटियां का वर्णन है, हिमवंत और मुन्नजवंत। समाज जो है वर्ण व्यवस्था क्या था, प्रारंभिक विभाजन क्या था, वर्णों का उद्भव कैसे हुआ और दास प्रथा क्या था, सब हम लोग देखेंगे। समाज वहाँ का पितृसत्तात्मक था। महिलाओं की स्थिति लगभग ठीक थी। जाति प्रथा नहीं थी। वर्ण व्यवस्था देखते हैं हम लोग। 4 वर्ण में विभाजित था वो लोग का समाज: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। वर्णों का विभाजन का आधार कर्म था, जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। 4 वर्ण में विभाजित था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये जाति के हिसाब से नहीं था, ये लोग के कर्म के हिसाब से
विभाजित किया गया था। जैसे जो विद्या देगा, जो पढ़ाएगा लिखाएगा सबको, उसको ब्राह्मण कहेंगे। जो सबका रक्षा करेगा, ब्राह्मण का रक्षा करेगा, उसको क्षत्रिय कहेंगे। और जो व्यापार करेगा उसको वैश्य कहेंगे। और जो इन तीनों लोग का सेवा करेगा उसको शूद्र कहेंगे। तो उस समय विभाजन था, वर्ण विभाजन था, लेकिन वो कर्म के अनुसार पे था, जन्म के अनुसार नहीं था। प्रारंभिक विभाजन दो भाग में हुआ, आर्य और अनार्य। वर्णों के जो स्रोत है ऋग्वेद का 10वां मंडल में मिलता है। वर्ण व्यवस्था पुरुष सूक्त और उद्भव से जानकारी प्राप्त होता है। पुरुष सूक्त 4 वर्णों के उद्भव के सिद्धांत पर कार्य करता है। ब्रह्मा के शरीर से जो उत्पन्न हुआ है, अब देखते हैं उद्भव क्या क्या है। मुंह से जो उत्पन्न हुआ है उसको पुरोहित कहेंगे। भुजाएं से जो उत्पन्न हुआ है क्षत्रिय। जंघा से जो उत्पन्न हुआ है वैश्य। पैरों से जो उत्पन्न हुआ है शूद्र। दास प्रथा प्रचलन में थी, घरेलू कार्य हेतु प्रचलन में था। नर एवं नारी दोनों दास होते थे, दोनों आर्य एवं अनार्य भी होते थे। महिलाओं की स्थिति देखते हैं। महिलाओं की स्थिति अच्छी थी। अधिकार था शिक्षा का, विधवा पुनर्विवाह का अधिकार था महिला का। कुछ अन्य अधिकार जो था आर्य समाज में, संपत्ति का भी अधिकार था, राजनीतिक अधिकार भी था। महिलाओं की स्थिति प्रचलन में नहीं थी। बाल विवाह प्रचलन में नहीं था, सती प्रथा नहीं था, पर्दा प्रथा नहीं था। ये सब स्थिति से नहीं गुजरना पड़ता था महिलाओं को। प्रचलन में था शैक्षिक अधिकार था, विधवा पुनर्विवाह कर सकती थी महिला, उपनयन संस्कार कर सकती थी, नियोग प्रथा था, उपहार में वस्तुएं लिए जा सकते थे। प्रमुख महिलाएं कौन कौन थी आर्य समाज की? लोपामुद्रा, विश्वारा, अपाला, घोषा, सिकता, ऋषि सभी महिलाएं। ये सब महिलाएं जो है ऋषि थी। विदर्भ की राजकुमारी थी लोपामुद्रा, अगस्त की पत्नी थी, ऋषि अगस्त की पत्नी। ऋग्वेद की रचिता थी लोपामुद्रा, बहुत विदुषी महिला थी, मतलब विद्वान महिला थी। राजनीतिक व्यवस्था कैसा था? आर्यों का देश जो कि राष्ट्र कहा जाता था 10वां मंडल में विभाजित है। राष्ट्र का विभाजन किस तरह से हुआ था? राष्ट्र कुल मिलकर ग्राम बनते थे, ग्राम मिलकर 20, 20 मिलकर जन और जन मिलकर राष्ट्र। राजनीतिक व्यवस्था आधारित थी कबीला पे। राजतंत्र जो था विकसित नहीं था उस समय। राजनीतिक व्यवस्था देखते हैं, राजा का पद आनुवांशिक था, मतलब राजा का बेटा ही राजा बनेगा ऐसा। राजा सर्वोच्च नहीं थे। राजा का चुनाव सभा और समिति दोनों मिलकर करते थे। 4 परिषदें थी, सभा, समिति, विद्वत, गण और सेना। 4 प्रमुख था। 4 परिषदें में देखते हैं, विद्वत में कौन कौन था? प्राचीनतम परिषद था जनसभा। गण में सेना की इकाई होती थी, 2 अन्य होता था सर्द और ब्रात। सभा समय सभापति होते थे। 4 परिषद, समिति और महिलाएं। आम लोगों की जो सभा होती थी उसे समिति कहते थे। विद्वत और सभा होती थी महिलाएं की। 12 रत्नी स्रोत थे, ऋग्वेद और यजुर्वेद। 12 रत्नी कौन कौन थे? पुरोहित, सेनानी, ग्रामणी, रथकार, दुर्गपति, कुलप के मुखिया जो होते थे कुलप कहलाते थे, उग्र, जीवाग्रव। मध्यमासी जो न्याय से थे, प्रश्न विनाक जो न्यायाधीश थे। अर्थव्यवस्था कैसा था वहाँ का? मुख्य व्यवसाय था पशुपालन, द्वितीय व्यवसाय था कृषि। प्रिय पशु था उन लोग का गाय। अघन्या मानते थे उन्हें, जो कि जिसे मारा ना जा सके, और जो मारता था उसको बहुत कड़ा दंड दिया जाता था, देश निकाला। गौविष्टि और गोप्ता जनस्य। कर व्यवस्था नियमित नहीं था, बलि 1/6 ये कर का एक भाग था। सिक्कों का साक्ष्य नहीं मिला है। निष्क सोने का आभूषण को निष्क कहा जाता था। व्यापार सीमित था। कर व्यवस्था में बेकनाट साहूकार को कहते थे। अल्प शिल्पकार जो था, अन्य शिल्पकार बढ़ई, रथकर, बुनकर और कुम्हार थे। व्यापार नियमन पनी कहते थे। कुछ महत्वपूर्ण जो शब्द है, लांगल, हल को लांगल कहते थे। अनाज नापने का पात्र को उर्दर और कुआं को अबत कहते थे। हल से बनी नालियां को सीता कहते थे। भूमि पर निजी अधिकार नहीं था किसी का, सामूहिक अधिकार हुआ करता था। 4ठे मंडल में वर्णित है इसका। और कृषि भूमि को उर्वरा कहा जाता था। धर्म कैसा था आर्य समाज का?
ईश्वर की प्रकृतिवादी अवधारणा थी, बहुदेववाद पर आधारित था। उपासना की पद्धति प्रार्थना और यज्ञ था। 33 देवी देवता का 3 समूह में विभाजित है। 33 देवी देवता कौन कौन से हैं और 3 समूह कौन सा है? आकाश देवता, अंतरिक्ष के देवता और पृथ्वी के देवता। सूर्य, वरुण, मित्र, अश्विन, आदित्य और उषा, ये जो हैं आकाश के देवता थे 6। और अंतरिक्ष के देवता प्रमुख जो हैं इंद्र, रुद्र, मरुत और वायु थे। और पृथ्वी के जो मुख्य देवता थे अग्नि, सोम, पृथ्वी और सरस्वती थे। कुछ प्रमुख देवता थे। इंद्र के देवता इंद्र देवता जो सबसे शक्तिशाली थे, युद्ध एवं वर्षा का देवता कहलाते थे। पुरंदर कहा गया था इनको। ऋग्वेद में 250 बार वर्णन है। और अग्नि देवता दूसरे शक्तिशाली देवता माने जाते थे, आग के देवता हैं। मनुष्य और ईश्वर के बीच का मध्यवर्ती माने जाते थे। ऋग्वेद में 200 बार वर्णन है। वरुण जो देवता हैं ब्रह्मांड को व्यवस्थित रखना इनका कार्य था। समुद्र एवं जल के देवता माने जाते हैं। और कुछ प्रमुख देवता कौन है? नासत्य युवाओं के देवता थे। सौर्य देवता सूर्य, सावित्री, पूषण पशुओं के देवता कहलाते थे। और जो प्रकाश का देवता प्रसिद्ध गायत्री मंत्र समर्पित है जो सावित्री के लिए है। सूर्य की माता आदिति हैं। ये सब प्रमुख देवता के अंतर्गत आता था। तो हम लोग बहुत सारा टॉपिक रिवीजन कर लिए, पूरा सिंधु सभ्यता देख लिए और आर्य समाज देख लिए। आप लोग देखते रहिए, रिवीजन करते रहिए। तब तक हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।